प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता का महत्व एवं लाभ। इम्पोर्टेंस एडवांटेज ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रबंध में भी क्रांति का दौर शुरू होने लगा है। प्रबंधक श्रमिकों को मानवीय सम्मान देने लगे हैं। उन्होंने प्रबंध की नई नई तकनीकों की खोज प्रारंभ की और श्रमिकों को प्रबंध में सहभागिता देना अनिवार्य समझने लगे हैं। इसका कारण स्वतः स्पष्ट है कि जिस प्रकार राजनीतिक शांति के लिए देश में प्रजातंत्र की स्थापना करना आवश्यक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार औद्योगिक शांति की स्थापना के लिए औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना करना अनिवार्य हो जाता है। प्रबंध में कर्मचारियों को सहभागिता प्रदान करना औद्योगिक प्रजातंत्र की दिशा में ठोस प्रयास है। प्रबंध में कर्मचारियों को हिस्सेदारी देकर उनके हृदय में आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, मान्यता तथा उद्योग के प्रति आदर की भावना का संचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सहभागिता के द्वारा कई मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि भी की जा सकती है। इतना ही नहीं, ये प्रबंधकों का एक नैतिक दायित्व भी है कि उन्हें भागीदारी दे। फ्लैंडर्स ने कहा है कि प्रबंध में श्रमिकों की राय का लिया जाना मूल रूप से नैतिक प्रश्न है। इसका आर्थिक परिणामों से अपना अलग अस्तित्व है। मानव प्राणी होने के नाते उनकी अपनी प्रतिष्ठा है और वे इस आत्मसम्मान के अधिकारी है। अब हम संक्षेप में हम प्रबंध कर्मचारियों की सहभागिता के अग्रलिखित लाभ है, निम्नलिखित लाभ है, जिनके आधार पर अपन उनके लाभों का विवेचन करेंगे। पहला, औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना। सहभागिता की विचारधारा को लागू करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे देश के उद्योगों में प्रजातंत्र का विकास होता है। श्रमिक प्रबंध के कार्य करते हैं। इससे प्रबंध व्यवस्था पर केवल प्रबंधों का ही एकाधिकार नहीं बना रहता, बल्कि श्रमिक भी प्रबंध में भागीदार बन जाते हैं। अतः प्रबंधकों के कार्य श्रमिकों के हित में होने लगते हैं। इसलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में ये स्वीकार किया गया कि आर्थिक प्रणाली के प्रजातांत्रिक पद्धति पर शांतिमय विकास के लिए ये आवश्यक है कि कर्मचारियों की प्रबंध में सहभागिता को आधारभूत सिद्धांत तथा तात्कालिक आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया जाए। पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना। श्रमिकों को प्रबंध में सहभागिता प्रदान करके उद्योग के दोनों पक्षकारों में पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना को बढ़ाया जा सकता है। भारत जैसे देश में जहाँ पर ये दोनों पक्षकार एक दूसरे को प्रतिनिधि समझते हैं, वहाँ पर इस विचारधारा को लागू करना बहुत ही आवश्यक है। इससे वे एक साथ बैठकर अपने समस्याओं को सुलझा सकेंगे और आपसी एकता बनाए रख सकेंगे। फ्रांस के एक श्रम मंत्री ने कहा था कि श्रमिकों से पूर्ण सहयोग उसी समय प्राप्त हो सकता है जब उनकी प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे। तीसरा लाभ, सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होने से मनुष्य जीवित रहता है, किंतु सामाजिक एवं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति को स्वेच्छा से कार्य करने को प्रेरित करती है। कर्मचारियों की इन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उनको प्रबंध में सहभागिता प्रदान की जा सकती है। वालपोल ने कहा कि समस्त मानवीय इच्छाओं में मनुष्य सबसे अधिक तीव्र इच्छा मनुष्य के रूप में सम्मान प्राप्त करने की है। ये बात केवल शिकायत करने और सुझाव देने के अधिकार तक सीमित नहीं है, बल्कि वे ऐसा करने के उत्तरदायित्व की मान्यता चाहते हैं, क्योंकि वे एक कर्मचारी होने के नाते उस उद्योग के संयुक्त साझेदार है जिसमें उनका धन तो नहीं, उनका जीवन लगा होता है। अभिप्रेरणा। कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागिता प्रदान करके उनकी सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है, जिससे उनमें स्वतः अभिप्रेरणा उत्पन्न होने लगती है। औद्योगिक संघर्षों में कमी। कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागिता प्रदान करने का उद्देश्य ही औद्योगिक संघर्षों में कमी लाना होता है। उद्योग के दोनों पक्ष अर्थात प्रबंध और श्रमिक दोनों पक्ष एक साथ बैठकर विचार विमर्श द्वारा ही अपनी समस्याओं को निपटा लेते हैं, तो हड़ताल तालाबंदी समस्या उत्पन्न ही नहीं होती है। उत्पादन में वृद्धि। औद्योगिक संघर्षों में कमी हो जाने पर संस्था का कार्य निर्बाध गति से चलता रहता है, जिससे संस्था का उत्पादन बढ़ता है और परिणाम स्वरूप संस्था की संचालन लागत में भी कमी आती है। कार्य क्षमता में वृद्धि। इस योजना को लागू करके कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि इसके द्वारा कर्मचारियों के दिल में उत्साह व लगन की भावना जागृत की जा सकती है। बी.एन. मेहरोत्रा जी ने कहा कि यदि हमारे श्रमिकों को यह अनुभव होने लगे कि उद्योग में जितना पूंजी के मालिकों का अधिकार है उतना ही उनका श्रमिक के मालिकों का अधिकार है, तो तन्मय होकर ईमानदारी से कार्य करने तत्पर हो जाएंगे।
ये अनुभूति तब जागृत हो सकती है जबकि उन्हीं प्रबंध में भागीदार के रूप में समझा जाए, यानी श्रमिकों को उनके श्रम का महत्व देना चाहिए। बाह्य से में कमी। कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागिता प्रदान करके श्रम संबंधों के क्षेत्र में बाह्य राजनीतिक के हस्तक्षेप को कम किया जा सकता है। उदाहरणतः भारत में कार्यशाला परिषदों में केवल कार्य श्रमिक ही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसी प्रकार विश्व के अन्य देशों में भी श्रम संबंधों के क्षेत्र में बाह्य पक्षकारों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। श्रमिकों को 13 लाभ। इस योजना को लागू करके श्रमिकों को 13 लाभ दिया जा सकता है। प्रथम, श्रमिक अधिक मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय, अंशधारी बनाकर उन्हें अंशों पर लाभ दिया जा सकता है। और तृतीय, श्रमिक संस्था के प्रबंध एवं संचालन में भाग ले सकते हैं। श्रमिकों को उच्च सामाजिक स्तर। ये योजना श्रमिकों को सामाजिक स्तर भी प्रदान करती है। औद्योगिक जगत में श्रमिकों का महत्व बढ़ता है। इसके अभाव में श्रमिक मात्र उत्पादन के साधन के रूप में रह जाते हैं तथा समाज में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती है। निर्णयों को लागू करने में सुविधा। क्योंकि श्रमिक स्वयं निर्णयों को लेने में सम्मिलित होते हैं, वे उन निर्णयों के बारे में भली प्रकार जानते हैं, अतः उनको लागू करना कठिन नहीं होता है। प्रबंध के क्षमता में वृद्धि। निर्णयों को उचित प्रकार से निष्पादित करके प्रबंध के क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। प्रबंधकों को निर्णयों को शीघ्र लागू करवाने में कोई कठिनाई नहीं आती है। इसके अतिरिक्त प्रबंध की कई समस्याओं में श्रमिकों की सहभागिता होने से प्रबंधकों को उन समस्याओं के हल करने में बड़ी मदद मिलती है। सहभागिता के स्तर या प्रकार। लेवल और काइंड्स ऑफ पार्टिसिपेशन। डॉक्टर बी एन मेहतराज ने सहभागिता के निम्न 5 स्तर बताए हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। पहला, सूचनात्मक सहभागिता। सहभागिता के स्तर या प्रकार। पहला है सूचनात्मक सहभागिता, इन्फॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। इस प्रकार की सहभागिता में समितियां या परिषद के सदस्य प्रबंधकों से कुछ सूचनाएं प्राप्त करते हैं। ये सूचनाएं उत्पादन, संस्था की स्थिति विवरण, उपक्रम की प्रकृति की सामान्य सूचनाएं या संस्था की वित्तीय स्थिति आदि संबंधित होती है। सदस्य इन सूचनाओं को अपनी जानकारी एवं संतोष के लिए ही प्राप्त करते हैं। दूसरा, परामर्शदात्री सहभागिता, कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन। इस प्रकार की सहभागिता में कर्मचारियों से परामर्श किया जाता है। इनमें सदस्यों को पार्श्विक विचार विमर्श का अवसर प्रदान किया जाता है। तत्पश्चात समितियों या परिषद निष्कर्ष रूप में अपना परामर्श प्रबंधकों को भेजती है। इस प्रकार की सहभागिता में कैंटीन, श्रम कल्याण कार्यों, उत्पादन कार्य प्रणाली, सुरक्षा, आवास, संस्था की प्रकृति आदि के संबंध में परामर्श प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की सहभागिता में परामर्श को स्वीकार करना अथवा न करना पूर्णतः प्रबंधक की इच्छा पर है। तुलनात्मक रूप से सूचनात्मक सहभागिता से परामर्शदात्री सहभागिता अधिक अच्छी है। इसमें कर्मचारियों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिक अवसर मिलता है। इस संबंध में ये ध्यान रखने योग्य बात है कि परामर्शदात्री सहभागिता का संयुक्त विचार विमर्श दोनों एक नहीं है, इन दोनों में अंतर है। ये संयुक्त सहभागिता से भी भिन्न है। शास्त्रीय सहभागिता, एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन। शास्त्रीय सहभागिता में प्रबंध समिति या परिषद से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव मांगते हैं। ये सुझाव मुख्य रूप से कार्य तथा निर्माण प्रक्रिया में के सुधार, उत्पादन बिक्री कार्यक्रम, उपक्रम के संगठन तथा सामान्य संचालन से संबंधित होते हैं। वास्तव में यह परामर्शदात्री सहभागिता का ही सुधार रूप है, क्योंकि इसके सदस्यों को संस्था से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने, समितियां परिषद के क्षेत्र में आने वाले मामलों विचार करने तथा इन मामलों पर पुनः विचार करके सुझाव भेजने का अधिकार होता है। इनकी सिफारिशों एवं सुझावों को मानना या न मानना पूर्णतः प्रबंधकों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, किंतु ये प्रबंधकों पर नैतिक दबाव डालती है। अतः प्रबंधक ऐसी समिति या परिषद की सिफारिश को प्राय स्वीकार कर लेते हैं। प्रशासकीय सहभागिता, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। प्रशासकीय सहभागिता में निर्णय तो सहभागिता से पहले ही ले लिए जाते हैं, किंतु निर्णयों के क्रियान्वयन का कार्य इन समितियों में परिषदों को सौंपा जाता है। इसी सहभागिता में कल्याणकारी क्रियाएं, सुरक्षा उपायों के पर्यवेक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण के संचालन, कार्य घंटों की सूची बनाने, छुट्टियां, अवकाश की तालिका बनाने आदि संबंधित मामलों के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिया जाता है। निर्णयात्मक सहभागिता, डिसिसिव पार्टिसिपेशन। यह सहभागिता सर्वाधिक उच्च प्रकार की है। इस प्रकार की सहभागिता में सदस्य को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है।
ऐसी सहभागिता में सभी मामलों जैसे आर्थिक, वित्तीय तथा प्रशासकीय मामलों के निर्णय में सदस्यों को हिस्सा दिया जाता है। इस प्रकार ये सहभागिता के 5 स्तर या 5 प्रकार है। अब सहभागिता के स्वरूप या विधियाँ, फोरम्स और मेथड ऑफ पार्टिसिपेशन। कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागिता देने की अनेक विधियाँ हो सकती है। सामान्य सुझाव आमंत्रित करने से लेकर सर्वोच्च निर्णायक समिति तक में कर्मचारियों को सहभागिता दी जा सकती है। सामान्य सहभागिता के निम्नलिखित प्रमुख स्वरूप हो सकते हैं। पहला, सुझाव विधि, सजेशन मेथड। कर्मचारियों को सहभागिता देने की ये एक अत्यंत सामान्य विधि है। इस विधि के अंतर्गत कर्मचारियों से वर्तमान व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। इस हेतु संस्था में उपयुक्त स्थानों पर सुझाव पेटिकाएं रख दिए जाते हैं। जो भी कर्मचारी सुझाव देना चाहता है वह अपने सुझाव लिखकर इस पेटी में डाल देता है। एक निश्चित समय के अंतराल सुझाव पेटी को खोला जाता है तथा संस्था की सुझाव समिति के समक्ष उन सुझाव पत्रों को प्रस्तुत किया जाता है। समिति जिन सुझावों को उपयोगी समझती है उन्हें क्रियान्वित करने के लिए उच्च प्रबंधन को सलाह देती है। ये संस्थाएं अच्छे एवं व्यावहारिक सुझाव देने वालों को पुरस्कार भी देती है। सुझाव विधि अनेक कारणों से लाभप्रद है। फलतः इससे निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। ये विधि कर्मचारियों को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करती है। ये विधि कर्मचारियों को संस्था की समस्याओं के प्रति जागरूक बनाती है। ये विधि कर्मचारियों को अनावश्यक आलोचनाओं से भी दूर रखती है। ये विधि कर्मचारियों में संस्था के प्रति अपनत्व की भावना का विकास करती है। ये विधि कार्य निष्पादन एवं उत्पादन को सरल बनाने में योगदान देती है। ये विधि निर्णयों एवं योजनाओं की कमियों को दूर करने में योगदान देती है। ये विधि कर्मचारियों में पहलपन एवं सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहित करती है। सुझाव विधि की इन लाभों के कारण ही देश विदेश की अनेक संस्थाओं ने इस विधि को अपनाया है। भारतवर्ष में भी लगभग प्रत्येक संस्था के प्रबंधक सुझावों को महत्व देते हैं। टाटा, बिरला, डालमिया, हिंद लीवर, IIT, DCM, रिलायंस आदि औद्योगिक घरानों के उपक्रमों तथा कई राज्य के निगमों या कंपनियों ने सुझाव विधि को सुव्यवस्थित ढंग से अपनाया जाता है। इन उपक्रमों में अच्छे व्यावहारिक सुझावों के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है। दूसरा रूप है परिवेदना निवारण प्रक्रिया सहभागिता का। परिवेदना निवारण प्रक्रिया द ग्रीवेंस प्रोसीजर। प्रत्येक संस्था में कर्मचारियों से संबंधित अनेक परिवेदनाएं प्रतिदिन उत्पन्न होती रहती है। इन परिवेदनाओं के निर्माण की उपयुक्त व्यवस्था करके श्रमिकों को सहभागिता दी जा सकती है। सामान्यतः परिवेदनाओं के निर्माण के लिए ये प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। इस प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर निर्धारित समिति में श्रमिकों और प्रबंधकों के प्रतिनिधि होते हैं। इससे श्रमिकों को परिवेदनाओं के निर्माण में सहभागी बनाया जाता है। फलतः श्रमिक प्रतिनिधि अपने श्रमिकों का पक्ष भली प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा स्वरूप सामूहिक सौदेबाजी कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी कर्मचारियों को प्रबंधन में सहभागिता देने की एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि के अंतर्गत प्रबंधक एवं कर्मचारियों के संघ एवं उनके संघों के प्रतिनिधि आपसी विचार विमर्श से नियोजन की शर्तों, कार्यदशाओं तथा उन अन्य सभी बातों को निर्धारित करते हैं जिनसे उनमें पारस्परिक सहयोग बढ़ता है। जब ये विधि समुचित रूप से प्रभावी हो जाती है तो कर्मचारियों संस्था के कई प्रबंधकीय निर्णयों में महत्वपूर्ण रूप से भागीदारी मिलने लगती है। ये विधि का अपन आगे बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे। संयुक्त परामर्श जॉइंट कंसल्टेशन। सहभागिता की इस विधि के अंतर्गत कर्मचारियों तथा प्रबंधकों की संयुक्त समितियां अथवा परिषदें स्थापित की जाती है, जॉइंट कमेटीज या जॉइंट काउंसिल। इन समितियों तथा परिषदों में दोनों ही पक्षों के प्रतिनिधि होते हैं। इनकी निश्चित समय अंतराल से सभाएं आयोजित की जाती है। दोनों पक्षों के सामान्य हितों के मामलों में विचार विमर्श किया जाता है। इन समितियों द्वारा लिए गए निर्णय प्रबंधकों के लिए परामर्श के रूप में होते हैं। अतः उन निर्णयों या परामर्श को मानना या न मानना प्रबंधक की इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु व्यवहार में इनके निर्णयों एवं परामर्श को सामान्य से स्वीकार किया जाता है। ये समितियां या परिषदें सामान्य कार्य घंटों, छुट्टियों, सुरक्षा उपायों, श्रम कल्याण योजनाओं, अनुशासन आदि संबंधित सभी मामलों पर विचार विमर्श करती है तथा उस प्रबंधक को अपना परामर्श देती है। भारतवर्ष में इन कार्य समितियों, संयुक्त परिषदों, इकाई परिषदों की स्थापना करके संयुक्त परामर्श द्वारा कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागिता दी जाती है। विश्व के अन्य देशों में भी इस प्रकार की समितियों और परिषदों के माध्यम से सहभागिता दी जाती है। सहभागिता की विधि प्राय सभी देशों में पाई जाती है। पांचवा स्वरूप है संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व। रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को संचालक मंडल में संचालक नियुक्त करके भी प्रबंध में सहभागिता दी जा सकती है। संचालक मंडल में कर्मचारी संचालक वर्कर डायरेक्टर नियुक्त करके सर्वोच्च स्तर पर सहभागिता दी जाती है। इससे संस्था की नीतियों के निर्धारण एवं महत्वपूर्ण निर्णयों में कर्मचारियों को सहभागिता दी जा सकती है। संचालक मंडल में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देने की दो प्रमुख विधियाँ हैं।
पहली सहभागीदारी या सहस्वामित्व द्वारा, दूसरा श्रम संचालक पद के आरक्षण द्वारा। सहभागीदारी या सहस्वामित्व को पार्टनरशिप या को ओनरशिप के द्वारा। सहभागीदारी से तात्पर्य कर्मचारियों को संस्था के अंशधारी बनाना है। कर्मचारी संस्था के अंशधारी बनकर न केवल संस्था के लाभों में से हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं, बल्कि वे प्रबंधन में भी भाग ले सकते हैं। वे संचालन मंडल में अपना प्रतिनिधित्व चुनकर भेज सकते हैं तथा सामान्य सभा में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों को प्रभावित कर सकते हैं। कर्मचारियों को संस्था में 3 प्रकार से अंशधारी बनाया जा सकता है। प्रथम, कर्मचारियों को बोनस का नगद भुगतान न करके अंश जारी करके। दूसरा, कर्मचारियों को अंशों के क्रय में पूर्वाधिकार प्रदान करके। तथा तीसरा, स्टॉक एक्सचेंज में संस्था स्वयं अंशों का क्रय करके संस्था में कर्मचारियों को देकर उनको अंशधारी बनाया जा सकता है। इस पद्धति में सहभागिता देने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि कर्मचारी संस्था के कर्मचारी के साथ साथ स्वामी बन जाते हैं, अतः इससे उनमें संस्था के प्रति अपनेपन की भावना का विकास होता है। कर्मचारी अधिक लगन और परिश्रम से कार्य करते हैं। कर्मचारी अधिक ठोस सुझाव देकर प्रबंध को कुशल और प्रभावशाली बनाने का प्रयास करते हैं। इस विधि के प्रयोग से दुर्भावनाएं, आपसी वैमनस्य, भ्रांतियाँ आदि स्वतः दूर होने लगती है। भारत में इस प्रकार की भागीदारी अत्यंत सीमित थी। भारत में कुछ ही कंपनियों द्वारा सहभागीदारी की व्यवस्था लागू की गई थी। इसके अनेक कारण रहे, किंतु मार्च 1985 को केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते समय कर्मचारियों को स्वस्वामित्व देने की घोषणा की थी, जिसका अपन आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। श्रम संचालक पद के आरक्षण द्वारा। रिजर्वेशन फॉर वर्कर डायरेक्टर। प्रबंधक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव फॉर वर्कर डायरेक्टर। प्रबंधन कंपनी के संचालन मंडल में कुछ संचालकों पद कर्मचारियों के लिए आरक्षित कर सकते हैं। इन आरक्षित पदों पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को संचालक के रूप में नियुक्त किया जाता है। इन संचालकों को भी अन्य सभी संचालकों के समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ये संचालक श्रमिकों की समस्याओं, उनके पक्ष को संचालन मंडल के समक्ष बंद रखकर श्रमिकों के हित में निर्णय लेने के लिए बाध्य करने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में ये महत्वपूर्ण है कि चूंकि श्रमिकों के संचालकों की संख्या बहुत कम होती है, अतः वे संचालन मंडल की राय को प्रत्यक्ष रूप से पारित करने की स्थिति में नहीं होते हैं, किंतु वे अन्य संचालकों के समक्ष श्रमिकों का पक्ष प्रस्तुत करके अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संचालक संस्था के कार्यों के संबंध में भी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं तथा संस्था की पुस्तक में महत्वपूर्ण प्रलेख भी देख सकते हैं। इस पद्धति का सबसे बड़ा लाभ ये है कि श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सकती है तथा श्रमिकों का पक्ष अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है। श्रमिकों में विश्वास रहता है कि वे सब अब शोषण के शिकार नहीं हो रहे हैं। इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष ये है कि संचालन मंडल में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1-2 व्यक्ति ही होते हैं जो संचालन मंडल की राय को बदलने में सामान्यतः असमर्थ रहते हैं। वे सामान्यतः श्रमिकों का पक्ष ही प्रस्तुत कर सकते हैं। श्रमिकों के पक्ष में निर्णय लेने के लिए संचालन मंडल को बाध्य नहीं कर सकते। कभी कभी संचालक प्रबंधकों के संचालकों के प्रभाव में आकर या उनसे रिश्वत लेकर श्रमिकों के पक्ष को प्रस्तुत करने में रुचि नहीं दिखाते हैं। भारत में श्रम संचालक नियुक्ति की योजनाएं बनाई गई थी। राष्ट्रीयकृत बैंकों के संचालक मंडल में कर्मचारी संचालकों की नियुक्ति की व्यवस्था है। अन्य राज्य के उपक्रमों में भी कर्मचारी संचालक नियुक्त करने संबंधी योजनाएं 1971 में बनाई गई थी। इस प्रकार ये प्रबंधन सहभागिता देने के कुछ स्वरूप या विधियाँ हैं जिनके आधार पर श्रमिकों को प्रबंधन सहभागिता दी जाती है। धन्यवाद।